आज के इस वीडियो में कक्षा 10 का इंग्लिश का सेट 2024 817 EHH का हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, जो इस पेपर का पार्ट ए क्वेश्चन 1 से 20 तक पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब हो चुका है, जिसको आप ध्यान से देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे फिर देख लीजिएगा। आज का क्लास हम पार्ट बी से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें पार्ट बी को हम शुरुआत करेंगे और जिसमें अनसीन पैसेज होगा और उसके बाद आज हम पार्ट बी का 21वें प्रश्न से शुरू कर रहे हैं और 21वां प्रश्न जो है वो पैसेज का है, जिसको मेरे प्यारे छात्रों उसको बड़ी सावधानी से देखना। मैं उसके अर्थ को कहने जा रहा हूँ। रीडिंग पोर्शन में है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को पढ़िए और इससे संबंधित उत्तर दीजिए जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं। अब इस पैसेज का हम हिंदी में अर्थ कहने जा रहे हैं। इसको ध्यान दीजिएगा और कोशिश ये रहे कि अपने दिमाग में इस हिंदी को बनाए रखिएगा, ताकि इस पर आधारित जो प्रश्न होगा उस प्रश्न को आपको समझने और उसके उत्तर देने में आसानी हो। अब हम इसका अर्थ कहने जा रहे हैं। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज। रॉबिन हुड एक ऐसा लीडर था, एक ऐसा नेता था एक समूह का, ऑफ आउटलॉज जो नियम कानून से परे था। हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, जो वह शेरवुड फॉरेस्ट नाम के जगह पर रहता था। हिज नेम वाज ए टेरर टू रिच ट्रेवलर्स, उसका नाम था, हिज नेम वाज ए टेरर, उसका नाम एक टेरर मीन्स भयानक था, टू रिच ट्रेवलर्स, वह रिच ट्रेवलर्स वह धनी यात्रियों के पास पहुँच जाता था। बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर, वह भयभीत थे, जितने भी ट्रेवलर्स थे, जो धनी यात्री थे, वो सब भयभीत थे। लेकिन यहाँ बता रहा है बट ही वाज लव्ड बाय द पुअर, वो गरीबों द्वारा काफ़ी प्रेम पाता था। हुम, जिससे कि ही सेव्ड फ्रॉम क्रूएल लैंडलॉर्ड्स, और जिससे कि जो निर्दयी लैंडलॉर्ड होते थे, जो जमींदार होते थे, वह उससे बचाता था। एंड ऑफन हेल्प्ड विथ मनी, और प्रायः वो जो रॉबिन हुड था वह पैसे से भी उनकी सहायता करता था। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई, शेरिफ होता है जो उस क्षेत्र का शासक होता है, ऑफ द नियर बाई टाउन वाज हिज बेटर इनमी, वह शेरिफ क्या था कि उस टाउन में उसका बिटर इनमी था, बहुत ही कड़वा दुश्मन था। आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स टू कैच रॉबिन हुड, बहुत प्रयास के बाद कैच रॉबिन हुड, रॉबिन हुड को पकड़ लिया। पकड़ने के लिए द शेरिफ वन डे, शेरिफ ने क्या किया, एक दिन, डिक्लेयर्ड इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपुल, डिक्लेयर्ड ये घोषणा किया, इन द हियरिंग ऑफ मैनी पीपुल, यह बहुत से लोग यह घोषणा सुनने को पाए कि आई एम विलिंग टू गिव हाफ ऑफ माई वेल्थ, मैं उसे अपने आधे संपत्ति को दे दूंगा। ऑफ माई वेल्थ मीन्स अपनी संपत्ति को, टू एनीवन, किसी को। क्या कहता है वह शेरिफ कि मैं अपने संपत्ति का आधा किसी को दे सकता हूँ, हु विल हेल्प मी टू कैच रॉबिन हुड, जो रॉबिन हुड को पकड़ने में मेरी सहायता करे। अब इसमें इस पर आधारित प्रश्न है, जिसका उत्तर हम आपको बताएंगे। हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। इस पैसेज पर आधारित मैंने पहला प्रश्न पढ़ा है, प्रश्न संख्या 21 का ए है। फिर प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ। हु वाज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव, रॉबिन हुड कौन था और वह कहाँ रहता था। तो इस पैसेज में मैंने एक्सप्लेन किया था, रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी ऑफ आउटलॉज, रॉबिन हुड एक ऐसा नेता था जो नियम के परे था। हु लिव्ड इन शेरवुड फॉरेस्ट, जो शेरवुड फॉरेस्ट में रहता था। इसका उत्तर यही हुआ। दूसरा प्रश्न ये है, प्रश्न बी है इस पैसेज से आधारित कि हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विथ मनी, रॉबिन हुड को
कौन पैसे से सहायता किया? तो रॉबिन हुड वाज लव्ड बाय द पुअर। रॉबिन हुड वाज लव्ड बाय द पुअर। वो गरीब लोग रॉबिन हुड को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। whom he saved from cruel landlords, जिसको मतलब उन गरीबों को रॉबिन हुड क्रूएल लैंडलॉर्ड्स मीन्स जो निर्दयी जमींदार होते थे उनसे वो रक्षा करता था। एंड ऑफन हेल्प्ड विथ मनी, और प्रायः वह उन्हें पैसे से भी सहायता करता था। अब प्रश्न संख्या हम सी का शुरू कर रहे हैं, जो क्वेश्चन 21 का ये सी है। कह रहा है कि हु वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनमी। रॉबिन हुड का, ये एपोस्ट्रॉफी है, रॉबिन हुड का बिटर इनमी मतलब कड़वा दुश्मन कौन था, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन रॉबिन हुड का कौन था? इसका उत्तर होगा द शेरिफ ऑफ द नियर बाई टाउन। जो वहाँ नियर बाई टाउन समीप में, मतलब उस कस्बे का जो शेरिफ था, जो शासक था, वाज रॉबिन हुड्स बिटर इनमी, वही रॉबिन हुड का सबसे बड़ा दुश्मन था। प्रश्न डी है विच वर्ड इन द पैसेज मीन टू मेक नोन पब्लिकली आर ऑफिशियली। अब क्या कह रहा है? विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द है जिसका मतलब, क्या इस चीज़ का मतलब पूछ रहा है यहाँ से और यहाँ तक। कह रहा है कि टू मेक नोन पब्लिकली आर ऑफिशियली, जिसे पब्लिकली या ऑफिशियली मतलब स्पष्ट रूप से, चाहे ऑफिशियली हो चाहे पब्लिकली हो, आम जगह पर हो, वह सभी जानते हैं उस चीज़ को क्या कहा जाता है इस पैसेज से आधारित। तो हमने यहाँ क्लियर किया है आंसर। इन द पैसेज डिक्लेयर्ड, इस पैसेज में एक शब्द दिया है डिक्लेयर्ड, जो जिसका मतलब है टू मेक नोन पब्लिकली आर ऑफिशियली, जिसको पब्लिकली या ऑफिशियली अर्थ मिलता है, वह शब्द क्या है? डिक्लेयर्ड है। अब ये प्रश्न 21 का ऑप्शन 4 हो गया। अब हम पार्ट बी का राइटिंग पोर्शन चलने जा रहे हैं। यह प्रश्न 22 और 23 इस राइटिंग में है। अब प्रश्न 22 है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफिसर। एक एप्लीकेशन लिखना है अपने हेड ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी। उसे कहना है अपने सिटी के हेल्थ ऑफिसर से कि क्लीनलीनेस मतलब सफाई करनी है अपने लोकेलिटी मीन्स अपने स्थानीय जगहों का, एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड, और स्प्रेइंग मीन्स छिड़काव करना है, सम इंसेक्टिसाइड मीन्स कुछ कीटाणुनाशक दवाओं का, टू किल द मॉस्किटोज, जिससे कि मच्छरों को मारा जा सके। एक यह है, और हम आर वाला भी करेंगे, इसको भी अभी पढ़ दे रहे हैं। राइट लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹1000 एज यू वांट। अपने पिता से प्रार्थना करते हुए मांगिए कि 1000 रुपये भेजें। यू वांट टू गो ऑन ए टूर, तुम एक टूर पर जाना चाहते हो, टूर प्रोग्राम पर, अरेंज्ड बाय योर कॉलेज एंड आल्सो, जो आपके कॉलेज के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, एंड आल्सो ए परमिशन लेटर टू पार्टिसिपेट इन इट। और उतना ही नहीं, उसमें एक बात और कहा है कि पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें साझा रखने के लिए, मतलब जाने के लिए आपको परमिशन भी लेना है। किससे? अपने पिता से, अपने फादर से परमिशन लेना है कि हम उस टूर में जाने की आपसे अनुमति चाहते हैं। तो परमिशन लेटर की भी बात कहनी है, और इसमें उनसे 1000 रुपये की भी मांग करनी है। अब प्रश्न 22 का हम राइटिंग पोर्शन का, जैसा कि प्रश्न हमने पढ़ा, प्रश्न आपके सामने है। राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफिसर ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी एंड स्प्रेइंग सम इंसेक्टिसाइड टू किल मॉस्किटोज। मच्छरों की दवा छिड़कना है आप हेल्थ ऑफिसर से प्रार्थना करते हुए। इस तरह से बात करिए कि ताकि आपके क्षेत्र में बहुत से मच्छर हो गए हैं और उनकी इंसेक्टिसाइड चाहिए, जिससे कि मच्छरों का प्रकोप समाप्त हो जाए। तो इस पर कैसे लिखना है? एप्लीकेशन है ये प्रार्थना पत्र है। सबसे पहले ऊपर टू लिखेंगे, फिर आगे उसके कामा, उसके जस्ट नीचे दी हेल्थ ऑफिसर,
जैसे हेल्थ ऑफिसर, इसको कोशिश ये करेंगे कि कैपिटल लेटर ही हो, दी हेल्थ ऑफिसर। मथौली बाजार कुशीनगर यूपी। सब्जेक्ट, हमको सब्जेक्ट दर्शाना पड़ेगा क्योंकि हम उनसे मांग कर रहे हैं कि इंसेक्टिसाइड दवा की ज़रूरत है और हमारे तरफ मच्छर का प्रकोप बहुत ज़्यादा है। तो सब्जेक्ट में लिखा है इंक्रीजिंग मॉस्किटोज इन आवर लोकेलिटी, हमारे लोकेलिटी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सर, यहाँ सर के बाद कामा देंगे और उस कामा के नीचे से शुरू करेंगे, उनसे प्रार्थना करते हुए अपनी बात को कहेंगे। विथ ग्रेट ऑनर आई वांट टू से, बहुत सम्मान के साथ आपको अवगत करना है कि डैट देयर इज़ मच गार्बेज एंड स्टैगनेंट वाटर, बहुत ज़्यादा गार्बेज कूड़ा करकट है और स्टैगनेंट वाटर है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, जैसा कि गांव गिराव में ऐसा दिखाई भी देता है। इन आवर लोकेलिटी, अपने स्थानीय जगहों पर। विच इज़ द मेन कॉज ऑफ इंक्रीजिंग मॉस्किटोज, जो मुख्य कारण है मच्छरों के प्रकोप का, मच्छरों की वृद्धि का। इट इंक्रीजेज मलेरिया, जो मलेरिया को बढ़ावा देता है। सो के बाद कामा लगाइएगा। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड दी स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भेज दीजिए इंसेक्टिसाइड दवा को, टू किल दी इंक्रीजिंग मॉस्किटो, बढ़ते हुए मच्छरों की मारने के लिए। अब इस तरह से अपनी मुख्य बात कह दी गई। एप्लीकेशन बहुत छोटे में ही है जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद लास्ट में उनको धन्यवाद दे दिया जाएगा हेल्थ ऑफिसर को, थैंकिंग यू वेरी मच। और 27 मार्च 2025 को ये लिखा गया और लास्ट में अपना पता देंगे, योर्स सिंसेरली, नेम में XYZ लिख लीजिए या डॉट डॉट करके छोड़ दीजिए, विलेज लिख दीजिए और डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन पूरा हुआ। पहले भी मैंने पढ़ चुका था क्वेश्चन 22 का आर वाला भी, अब यहाँ फिर पढ़ दे रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम, यहाँ पर्सनल लेटर है। पर्सनल लेटर जैसे अपने माता पिता अंकल या रिलेटिव्स को लिखना रहता है, वही यहाँ भी दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड ₹1000, कि 1000 रुपये भेजिए। एज यू वांट टू गो ऑन ए टूर प्रोग्राम, जैसा कि तुम एक टूर प्रोग्राम पर जाना चाहते हो। बाय योर कॉलेज, किसके माध्यम से? कॉलेज के माध्यम से। एंड ऑल्सो ए परमिशन, और एक परमिशन लेटर भी चाहिए टू पार्टिसिपेट इन इट, उसमें साझा रखने के लिए, मतलब उसमें जाने के लिए अपने पिता से परमिशन लेटर भी। तो यहाँ हम आंसर दे रहे हैं ए लेटर टू माय फादर, यहाँ डिटेल मैं कर दिया हूँ, इसलिए एग्जामिनर ये स्पष्ट कर पा जाएगा कि ये बात किसको लिखी जा रही है। ए लेटर टू माय फादर, एक पत्र है पिता के लिए। 27 मार्च 2025, यहाँ ऊपर आप कुछ भी पता दे सकते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ लिखना है माय डियर फादर। अब ये पत्र पिता के पास दिया जा रहा है तो माय डियर फादर, और माय डियर फादर का ही ये पूरा पता रहेगा, मतलब जहाँ भेजना है, पिता जहाँ हैं वहाँ आप कुछ भी पता दे सकते हैं। और पता देने के बाद माय डियर फादर, और उसके बाद तत्काल कामा देंगे और कामा के नीचे से ही हम शुरू करेंगे। हाउ आर यू, तुम कैसे हो, मतलब आप कैसे हैं। हे पिताजी आप कैसे हैं, पहले ही तो कोई बात कहेंगे नहीं, पहले उसके भी विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे और सबसे कुशल क्षेम पूछेंगे। उसके बाद हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम वेरी फाइन एट होम, अब वो छात्र बता रहा है, वो लड़का बता रहा है कि मैं घर पर बहुत अच्छे से हूँ। एंड माई मदर यंगर ब्रदर, और मेरे जो भी माँ है, यंगर ब्रदर मेरा छोटा जो भाई है, एंड सिस्टर सरिता, और मेरी बहन जो सरिता है, ऑल आर फाइन एंड हेल्थी, सभी सही हैं, अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू डैट माई स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड ए ट्रिप, मैं तुम्हें सूचित करना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में एक ऑर्गेनाइज्ड, एक व्यवस्था किया गया है, ए ट्रिप फॉर 2 days, एक यात्रा के लिए, फॉर 2 days, 2 दिन की यात्रा के लिए, टू प्रयागराज, कहाँ की यात्रा? प्रयागराज के लिए। द ट्रिप विल स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 10 o'clock, यह यात्रा 10 बजे शुरू होगी और ऑन 29 मार्च 2025, मतलब 29 मार्च 2025 को।
ऑल टीचर्स विल ऑल्सो विथ अस, सारे अध्यापक भी, सारे टीचर भी हमारे साथ होंगे। एंड दे विल गाइड अस टू शो कन्फ्लुएंस, वह हमें मार्गदर्शन भी देंगे क्या करने को, शो दिखाएंगे, कन्फ्लुएंस मीन्स संगम, एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, और ऐतिहासिक जगहों को भी दिखाएंगे। दी ट्रिप फी इज 1000 रुपी, यह ट्रिप लंबी जो यात्रा है 1000 रुपये उसकी फ़ी लगी हुई है। एंड द स्कूल वांट्स ए परमिशन लेटर, और यहाँ वो भी बात मैं स्पष्ट कर दिया कि जैसा कि स्कूल परमिशन लेटर भी चाहता है पिता से, तो स्कूल वांट्स ए परमिशन लेटर, स्कूल एक परमिशन लेटर चाहता है फ्रॉम यू, तुमसे मतलब पिताजी आपसे, टू गो दी टूर, उस टूर को जाने के लिए। आई हैव लिटिल मनी, इस समय मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, नहीं के बराबर, सो इसलिए अतः यू सेंड मी दी मनी एंड दी परमिशन लेटर, आप पैसा भी भेज दीजिए जैसा कि 1000 रुपये मांगा था, एंड परमिशन लेटर, और अनुमति पत्र भी दे दो कि टू गो फॉर द टूर, कि इस टूर को हम चले जाएं। अब यहाँ पिता को अंतिम योर लविंगली, आपका प्यारा, नेम, अपना नेम XYZ लिख दीजिए, विलेज में जो आपका गांव हो, पोस्ट जो भी हो, और डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर, आप इस तरह से अपना डिटेल नीचे दे सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिएगा, कुछ सुझाव मैं दे रहा हूँ, नाम कभी भी मत लिखिएगा, और पत्र को जब भी लिखिएगा पत्र बहुत पोलाइटली होनी चाहिए, पत्र छोटा हो लेकिन उसमें जो बात कही गई हो वो बात स्पष्ट हो, और वो एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये अपनी बात पूरा कहा है, इस तरह से पत्र लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अब शुरू कर रहा हूँ प्रश्न संख्या 23। इसमें आर करके भी है, मतलब 2 प्रश्न है, कोई भी आप एक करिए, चाहे ये करिए चाहे आर वाला करिए, जो भी आपको सुविधा लगे, हम दोनों को स्पष्ट कर रहे हैं। अब पढ़ रहे हैं प्रश्न को। राइट एन आर्टिकल टू योर कॉलेज मैगजीन, अपने कॉलेज मैगजीन मतलब पत्रिका को एक आर्टिकल लिखना है, इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, लगभग वह आर्टिकल लिखना है 80 से 100 शब्दों में। टेलिंग द स्टूडेंट्स, उसमें टेलिंग द स्टूडेंट्स कहना है स्टूडेंट्स में छात्रों को, द बेस्ट वे टू स्पेंड देयर वेकेशन, अपना वेकेशन मीन्स जो लंबी छुट्टी है उसको सही रूप से बिताएं, ऑन दी बेसिस ऑफ दी पॉइंट्स गिवन बिलो, इस पॉइंट के आधार पर जो नीचे दिया गया है, इसी पॉइंट के आधार पर आपको छुट्टी बिताने का वर्णन करना है। क्या कह रहा है कि गोइंग ऑन ए प्लीजर ट्रिप, आनंददायक यात्रा करनी है, गोइंग टू मीट योर कजिन्स, और अपने चचेरे से भी मिलना है, लर्निंग स्विमिंग, और तैराक भी सीखना है, प्रैक्टिसिंग सम आर्ट्स, कुछ और भी कला को सीखना है, लाइक पेंटिंग आर सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, चित्रकारी, पेंटिंग करना, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, संगीत वाद्य यंत्रों का भी सीखना है। आर भी पढ़ दे रहे हैं कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, पैराग्राफ लिखना है 80 से 100 के शब्दों के बीच में। ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर, अच्छे तौर तरीके के महत्व को दिखाना है, इन लाइफ अपने जीवन में, ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट गिवन बिलो, इस पॉइंटों पर जो 3 पॉइंट दिया है इस पॉइंट को रहना उसमें ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्या है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीकों का महत्व। दूसरा है ए फ्यू एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण भी देना है। तीसरा है देयर इफेक्ट ऑन आवर डे टू डे लाइफ, और दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका क्या प्रभाव है। इस प्रकार से 3 पॉइंट उसमें ज़रूर होना चाहिए, और इस पॉइंट को ध्यान दे करके ही कभी भी पैराग्राफ या आर्टिकल लिखना चाहिए, अन्यथा वो हल्का माना जाता है। यहाँ मैं शुरू कर रहा हूँ प्रश्न 23 का आंसर देने को। एन आर्टिकल ऑन गोइंग ऑन ए प्लीजर ट्रिप, आनंददायक लंबी यात्रा पर चलना है, इन द समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टी, हमने गर्मी की छुट्टी पर ही लिया है। आंसर है समर वेकेशन इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लॉन्ग लिव, समर वेकेशन एक मेरा प्रसिद्ध या फेमस लॉन्ग लिव है, लंबी छुट्टी है,
ऑफ द ईयर, वर्ष का। ये अक्सर ऐसे होता है, वर्ष में ये लंबी छुट्टी मिलती है, जैसे कि हम लोगों को ये समर वेकेशन मिलता है जून में। एवरी ईयर इन द एंड ऑफ द एजुकेशनल सेशन, लगभग शैक्षणिक सत्र जब समाप्त होता है प्रत्येक वर्ष में, तो वी गो फॉर ए लॉन्ग ट्रिप टू फ्री फ्रॉम ऑल स्ट्रेस। हम लंबी यात्रा पर जाते हैं और हर प्रकार के स्ट्रेस से, तनाव से मुक्त होते हैं। वी जनरली गो टू मीट आवर मैटरनल अंकल। हम प्रायः अपने मैटरनल अंकल, अपने मामा से मिलते हैं, एंड आवर कजिन्स, अपने चचेरे भाइयों से भी मिलते हैं। वी ऑल वेंट टू हिल स्टेशंस। हम पहाड़ी पड़ावों पर भी जाते हैं, विथ आवर फैमिली, मीन्स अपने परिवार के साथ। अब एक और पैराग्राफ हमने छोटा सा दर्शाया है। वी स्टार्टेड द समर वेकेशन बाय गोइंग टू आवर अंकल्स होम। हम गर्मी की छुट्टी की शुरुआत करते हैं अपने चाचा के घर से। द डिस्टेंस इज अबाउट 150 किलोमीटर। जो हमारे चाचा का घर हमारे घर से 150 किलोमीटर दूर है, फ्रॉम माई हाउस या फ्रॉम माई होम, मेरे घर से। इस प्रकार से ये आर्टिकल पूरा हो गया। अब आर वाला हम स्पष्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आदमी के गुड मैनर के विषय में बताया है कि गुड मैनर क्यों होना चाहिए, कैसे ज़रूरी है, और इसका उदाहरण भी पूछा है, हम उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे कह रहा है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स, अच्छे तौर तरीकों का महत्व। इम्पॉर्टेंस मीन्स महत्व। गुड मैनर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। अच्छे तौर तरीकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। लाइफ ऑन एवरी स्टेज, हर स्तर पर हमारे जीवन में अच्छे तौर तरीकों का बहुत ही आवश्यक है, उसका महत्व है। गुड मैनर क्रिएट्स एन इफेक्टिव इंटरएक्शन। गुड मैनर, अच्छा तरीका, क्रिएट्स, ये प्रदान करता है, क्रिएट्स उत्पन्न करता है, एन इफेक्टिव इंटरएक्शन, एक प्रभावशाली आपसी क्रियाकलाप को, विथ फ्रेंड्स एंड अननोन पर्सन, मित्रों के साथ भी और अनजान लोगों के भी साथ। गुड मैनर इम्प्रेसेस ऑन ए पब्लिक प्लेटफॉर्म। अच्छे तौर तरीके प्रभावित करता है। पब्लिक प्लेटफॉर्म मीन्स लोगों के जनसैलाब पर, लोगों के समूह पर, जहाँ लोग इकट्ठे रहते हैं। इट हेल्प्स अस, यह हमें सहायता करता है, यह हमें हेल्प्स अस होगा, टू बी पॉजिटिव एंड ह्यूमैनिटी, ये हमें होना चाहिए पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, ह्यूमैनिटी, और हमें मानवता भी देता है। थ्रू आउट द डे, पूरे दिन हमें सकारात्मकता और मानवता का भी सोच देता है। देयरफॉर, इसलिए, पेरेंट्स मस्ट हेल्प देयर किड्स, माता पिता को अवश्य ही अपने किड्स में छोटे बच्चों को सहायता करना चाहिए। टू इनकलकेट ऑल पॉसिबल गुड मैनर, कि सारे संभव अच्छे तरीके जितने भी संभव हो सके उनको वह इकट्ठा करना चाहिए, उनको वह दिमाग में रखना चाहिए। इन देयर हैबिट्स, उनकी आदतों में ये बना रहे। गुड मैनर ऑलवेज गिव्स, गुड मैनर, अच्छा तौर तरीका हमेशा गिव्स, हमेशा देता है, दी अपॉर्चुनिटी, यह मौका, फॉर ए न्यू कन्वर्सेशन, एक नया कन्वर्सेशन मीन्स एक नया वार्तालाप, विथ पीपुल, लोगों से, एंड हेंस दी अल्टीमेट सक्सेस इन लाइफ, और निश्चित रूप से यह इस प्रकार से, हेंस मीन्स इसलिए, यह हमारे जीवन में निश्चित रूप से यह सफलता भी देता है। अब इसमें है, जैसा कि कहा है, सम एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण भी देने हैं। जैसे हमको अच्छे तौर तरीके कैसे निभाना है, उसकी कुछ सावधानियां भी हैं। मैं यहाँ 5 सावधानियों का वर्णन किया है। पहला है, विदाउट परमिशन यू शुड नॉट इंटर दी अननोन पर्सन्स हाउस, बिना अनुमति के किसी के घर में हमें प्रवेश नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है कि ग्रीटिंग एवरीवन, सबको सम्मान देना चाहिए, विथ ए स्माइलिंग फेस, अपने स्माइलिंग फेस मीन्स मुस्कुराहट के भाव में सबको सम्मान देना चाहिए, वह मुस्कुराहट सम्माननीय मुस्कुराहट होनी चाहिए। व्हेन यू नीड ए
बेसिक कोड, जिसमें कि ये एक कोड होता है, आधारित कोड ऑफ कंडक्ट विच सोज दैट यू आर हैप्पी, जैसा कि लगे कि तुम ऐसे दिख रहे हो कि तुम खुश हो, टू हैव दैट पर्सन देयर, कि उस व्यक्ति जो वहाँ है, उस व्यक्ति को देख करके तुम खुश हो, इस रूप में आपको ऐसे कंडक्ट करना चाहिए। तीसरा है यू शुड यूज प्लीजिंग वर्ड एज, तुम्हें प्लीजिंग वर्ड, आनंददायक शब्दों का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। एज प्लीज, जैसा प्लीज कहना चाहिए, सॉरी जहाँ वैसी बात हो सॉरी, थैंक यू, etc इट्सेट्रा, मतलब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा है टॉकिंग लो साउंड, ऐसा नहीं है कि कुछ लोग जैसे बहुत जोर की आवाज़ में बात करते हैं, वैसे सम्मानित लोगों के सामने ऐसी आवाज़ बोलना चाहिए कि वो केवल सुन सकें और सही रूप से उनको सुनाई दे, और ऐसा नहीं है कि बहुत लो में ही एक सामान्य तौर से बात करना चाहिए। उसके लिए कहे हैं टॉकिंग लो साउंड ऑन दी पब्लिक प्लेसेस, जहाँ सार्वजनिक जगह हो वहाँ भी थोड़ा धीमा आवाज़ निकालना चाहिए। सो दैट यू रिस्पेक्ट दी डिनिटी, ताकि आपको ऐसे महसूस हो कि वो सम्मानित लोग जो हैं उनको सम्मान महसूस हो ऑफ दैट प्लेसेज, उन स्थानों पर। पांचवा है डू नॉट लाफ विदाउट एनी गुड रीज़न, बिना किसी कारणवश आपको हंसना नहीं चाहिए। अब हम अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो प्रश्न संख्या 24 है। यह बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और इसके नियम को भी ध्यान दीजिएगा। यह ग्रामर पोर्शन है। यह प्रश्न संख्या 24 का ए है डायरेक्ट स्पीच, जैसा कि आप नरेशन पढ़े होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो डायरेक्ट स्पीच मैंने लिख दिया है, जो पेपर में दिया है। रश्मि सेड टू दी स्ट्रेंजर, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रश्मि सेड टू दी स्ट्रेंजर, रश्मि ने एक अजनबी से कही। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। एंड वेयर डू यू लिव, और तुम कहाँ रहते हो। अब इससे स्पष्ट हो गया कि यह रिपोर्टेड स्पीच है, यहाँ से लेकर के और लास्ट लिव तक। क्वेश्चन मार्क भी दिया है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पाते हैं और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव होता है व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई आदि, तो यह स्वयं ही कंजंक्शन का कार्य कर देता है, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करते, और सेड टू को हम आस्क्ड में कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट भी ना हो तब भी हम सेड को आस्क्ड ही करेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछा जाता है। तो हम पाए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो रश्मि एक लड़की है जो एक अजनबी से कहती है, तो यहाँ पर कह दिया मैंने रश्मि आस्क्ड दी स्ट्रेंजर, रश्मि पूछती है अजनबी से। अब ये कंजंक्शन का कार्य कर देगा व्हाट, और इज़ योर नेम व्हाट, तो यहाँ कर्ता यू है। यू कौन है, यह स्ट्रेंजर है, सेकेंड टाइप है। और यहाँ स्ट्रेंजर, यह एक नाम है एक अजनबी का, तो इसके अनुसार यह एक वचन हुआ, इस वजह से इसको भी क्या करेंगे, थर्ड पर्सन एक वचन करेंगे तो हिज हो जाएगा। व्हाट हिज नेम वाज, अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसको वाज कर देंगे इसके जगह पर, व्हाट हिज नेम वाज। एंड फिर कंजंक्शन के रूप में यहाँ वेयर कर देंगे, तो वेयर जहाँ ये स्थान बता रहा है वेयर, और वेयर के बाद यहाँ फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। यू कौन है, यही स्ट्रेंजर है, इस वजह से वही ही और हिज, यहाँ ही हो जाएगा, ही वेयर ही। और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगा वेयर ही लिव्ड। अब यह इनडायरेक्ट नरेशन हो गया और यह आपका पूरी तरह से सही हुआ। अब हम आगे चल रहे हैं। अब आगे है एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम। अब एक्टिव से पैसिव कैसे होगा कि यहाँ ये लाइन दिया हुआ है एक्टिव वॉइस में, ही हैज़ आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, वह सारे प्रश्नों का उत्तर दे चुका है। यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जैसा कि हैज़ बीन, हैज़ या हैव लगता है, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ बीन या हैव बीन करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, और वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यह सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब,
और ये ऑब्जेक्ट, ऑल द क्वेश्चंस, यहाँ मैंने लिख दिया ऑल द क्वेश्चंस, फिर हैज़ है, तो ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल है, बहुवचन है, इस वजह से इसके अनुसार हम हैव बीन कर दिए। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन एंसर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और उसके बाद किसके द्वारा, ही के द्वारा हो रहा है तो बाई हिम हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। इस प्रकार से पैसिव वॉइस हो गया। अब हम प्रश्न 24 का सी करने जा रहे हैं। जैसा कि 24 के सी में कह रहा है पंक्चुएट करना है, तो इसमें अनेक प्रकार की गलती देता है जिसको हम सुधारते हैं। कहीं क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, कामा, इन्वर्टेड कामाज, और ये सब होता है जो इसमें लेटर के दोष होते हैं, जो इस पंक्चुएशन में है, जो हम सही करके बता रहे हैं। अब कह रहा है व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। आस्क्ड माई सीनियर, मेरा सीनियर ने पूछा। आई रिप्लाइड माई नेम इज़ प्राची, मैं उत्तर दी मेरा नाम प्राची है। अब प्राची एक लड़की का नाम है। फिर देखिए कि इसको अब हम स्पष्ट रूप से जान गए व्हाट इज़ योर नेम, ये पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क चाहिए। मैंने पहला अक्षर कैपिटल से लिखा, ये रिपोर्टेड स्पीच है, व्हाट इज़ योर नेम, ये हो गया, क्वेश्चन मार्क दिए, और ये कथन है, इस वजह से डबल इन्वर्टेड कामाज में बंद हो गया। अब यहाँ नीचे सिंगल कामा भी देंगे। फिर यहाँ क्या है, नेम, फिर आस्क्ड माई सीनियर, अब स्मॉल लेटर में ही कहेंगे क्योंकि इसी का है, आस्क्ड माई सीनियर। अब यहाँ फुल स्टॉप हो गई, बात पूरा हो गया। अब यहाँ आगे कह रहा है आस्क्ड माई सीनियर। अब यहाँ आई, कहीं भी आई हो, या पोएम की हर लाइन का पहला अक्षर, या कहीं फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर, या कोई नाउन हो, तो उस चीज़ को हम कहीं भी कैपिटल ही लिखते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हो जाएगा कि आई रिप्लाइड। यहाँ कह रहा है कि आई रिप्लाइड, मैं उत्तर दिया, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, आई रिप्लाइड। नीचे कामा, फिर रिपोर्टेड स्पीच में कहा है माई नेम इज प्राची, माई नेम इज प्राची, यह माई में कैपिटल एम होगा, माई नेम इज प्राची, प्राची जैसा कि लड़की का नाम है, तो जब नाउन है तो इसको कैपिटल करेंगे प्राची, तो ये डबल इन्वर्टेड कामाज में बंद हो जाएगा और फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप के बाद ही कामा बंद रहता है। इस प्रकार से आपका पंक्चुएशन भी सही हो गया। अब प्रश्न संख्या 24 का हम डी भाग कर रहे हैं। ये हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी में कुछ लाइनें हैं, उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है, तो वह लाइन हम पढ़ रहे हैं और उसका क्रमशः अनुवाद करते जा रहे हैं। पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र हैं, तो यह बता रहा है कि सबसे अच्छी मित्र हैं कौन है। यहाँ सब्जेक्ट पुस्तकें हो जाएगा, बुक्स आर, यहाँ प्लूरल हो जाएगा पुस्तकें, बुक्स आर आवर, हमारी, बेस्ट फ्रेंड, अच्छे मित्र हैं, ये फ्रेंड्स होगा क्योंकि यहाँ पुस्तकें हैं। फिर आगे कह रहा है एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियाँ एवं चिंताएं भूल जाते हैं। तो एक अच्छी पुस्तक पढ़ते समय हम अपनी परेशानियाँ एवं चिंताएं भूल जाते हैं, पहले इसी को बना लिया जाए, हम अपनी परेशानियाँ एवं चिंताएं भूल जाते हैं। वी फॉरगेट, भूल जाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहाँ प्लूरल होने की वजह से यहाँ यस ये यस नहीं लगेगा। वी फॉरगेट आवर ट्रबल्स, अपनी परेशानियाँ, एंड वरी, चिंताएं, वाइल, किस समय, पुस्तकों को पढ़ते समय, तो वाइल रीडिंग गुड बुक्स, अच्छी पुस्तकें पढ़ते समय हम अपनी चिंताओं और परेशानियों को भूल जाते हैं। आगे कह रहा है कि पुस्तकें हमें ज्ञान देने के साथ साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, तो इसका हो जाएगा, कौन देता है, सब्जेक्ट करता है, बुक्स गिव अस नॉलेज, मतलब हमें ज्ञान तो देती ही हैं, एज वेल एज, साथ ही साथ, अब ये कह रहा है साथ ही साथ चरित्र का निर्माण करती हैं, एज वेल एज बिल्ट कैरेक्टर। अब अंतिम सेंटेंस है पुस्तकें हमें साहस एवं आशा का संचार भी करती हैं। बुक्स ऑल्सो कन्वे, कन्वे मीन्स ले जाती हैं, संचार करती हैं, करेज एंड होप, किसमें, टू अस, होप टू प्रीपोजिशन हो जाएगा, होप टू अस, हमें साहस और आशा का संचार करती हैं, ले जाती हैं हमारे अंदर। इस प्रकार से यह हिंदी से इंग्लिश में
ट्रांसलेट हो गया। आप ऐसे ही लिख करके ही अनुवाद करिएगा, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। इस प्रकार से मैं ग्रामर पोर्शन तक समाप्त कर दिया। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना।